दोस्तों, एक चौराहे पर एक बहुत ही सुंदर फॉर्च्यूनर गाड़ी जा जाती है और वहाँ पर जाम लगा रहता है और उस फॉर्च्यूनर गाड़ी में एक बहुत ही सज्जन आदमी, बड़ा आदमी होता है जो देखने में भी लगता है कि यह बड़े घर का आदमी होगा। वह कहता है अपने ड्राइवर से, ड्राइवर गाड़ी की स्पीड थोड़ा कम कर दो क्योंकि आगे जाम लगा हुआ है। ड्राइवर गाड़ी की स्पीड कम करता है। उसके बाद धीरे धीरे जाम में चला जाता है। वहाँ पर ढेर सारी गाड़ियाँ लगी होती हैं, सब एकदम जाम में खड़ी रहती हैं पूरी गाड़ियाँ। और उसी में 3-4 औरतें होती हैं जो एकदम गंदा संदा कपड़ा पहनी होती हैं, एकदम मैली कुचली रहती है। वो लोग उस फॉर्च्यूनर गाड़ी के पास आती हैं और शीशे को टच करती हैं और कहती हैं कि साहब कुछ दे दो, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो उसमें जो बैठे होते हैं, जो आदमी होते हैं, कहते हैं कि ड्राइवर थोड़ा गाड़ी का शीशा खोलो, इन लोगों को कुछ मदद की ज़रूरत है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम संजय है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। ऐसी सच्ची घटना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो वीडियो मैं डालूं वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। यह कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है कन्नौज। कन्नौज ज़िला का एक चौराहा है छिंद्रामऊ। उस छिंद्रामऊ चौराहे पर ढेर सारी गाड़ियाँ लगी होती हैं और वहाँ पर जाम लगा होता है पूरा। उसी जाम में बहुत से भिखारी इधर उधर घूम टहल रहे होते हैं। सब गाड़ी के पास जाते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं, भाई साहब लोग हैं, कुछ मदद कर देंगे तो हम लोगों का ज़िंदगी कट जाएगी ऐसे वैसे। तो दोस्तों, जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी आती है। उसी गाड़ी के पीछे 2-3 औरतें एकदम मैली कुचली कपड़ा पहने हुए, जो शीशा होता है उस पर ठोकने लगती हैं कि साहब दरवाज़ा खोलिए, दरवाज़ा खोलिए, कुछ दे दीजिए, हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं। तो जो उस गाड़ी में बैठे होते हैं उनका नाम होता है सत्येंद्र जैन, जो ही बहुत रईस आदमी होते हैं, बहुत ही सज्जन आदमी होते हैं। वो गरीबों के समझो मसीहा होते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं। कहीं भी अगर कोई भी गरीब आदमी मिल जाता है, उनको जो उनको रहता है उनको दे देते हैं ताकि वो बेचारा अच्छे से जी खा सके। तो दोस्तों, अब वो सत्येंद्र जैन जिस फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठे थे उसमें अपने ड्राइवर से कहते हैं, ड्राइवर ज़रा दरवाजे का शीशा खोलिए, कुछ महिलाएं मदद मांग रही हैं। तो ड्राइवर शीशा खोलते हैं। खोलने के बाद जो सत्येंद्र जैन होते हैं वो अपने जेब से 100 के नोट की गड्डी निकालते हैं। गड्डी निकालने के बाद उसमें से सभी को 100 रुपये 100 रुपये दे देते हैं। उसके बाद वो सब महिलाएं आशीर्वाद दे करके चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों, उसी में एक औरत और होती है जो एकदम फटी सटी कपड़े पहने रहती है। एकदम देखने में कोई कह नहीं सकता था कि ये इंसान है।
एकदम दूर से ही देखने में लगता था कि एकदम भिखारी है। एकदम मैला कुचड़ा कपड़ा था, एकदम फटी सटी कपड़े थे। देख के आदमी को अब क्या बताएं दोस्तों, ऐसी भिखारी की हालत हो गई थी। लेकिन वो भी शीशे का दरवाज़ा ठोकती है। ठोकने के बाद कहती है, साहब हमें तो कुछ नहीं मिला, हमको भी दे दीजिए। उसके बाद जब इतनी आवाज़ सुनते हैं सत्येंद्र जैन तो कहते हैं, ये आवाज़ मुझे कुछ सुनी सुनी सी लग रही है। उसके बाद ड्राइवर से कहते हैं, ड्राइवर शीशा खोलो। ड्राइवर शीशा खोलते हैं। खोलने के बाद जब वह औरत शीशा के अंदर झांकती है, कहती है, साहब मैं आज कई दिन से भूखी हूँ, मुझे भी कुछ खाने के दे दीजिए। तो देखती हैं तो सत्येंद्र जैन देखते हैं, कहते हैं, रूबी तुम? कहती है, आप सत्येंद्र हैं? बोले, हाँ मैं सत्येंद्र हूँ। सत्येंद्र जी कहते हैं, अरे तुम यहाँ कैसे? दोस्तों, ये रूबी एक बहुत ही बड़े घर की लड़की थी, आज यह भिखारी बन गई है। यह कहानी बहुत ही रोचक है, आप लोग पूरा सुनिएगा। देखिए ये कहानी का कैसे ये लड़की भिखारी बन जाती है। अगले बाद सत्येंद्र जैन कहते हैं कि बताओ, तुम तो मेरी तलाकशुदा पत्नी हो, तुम मुझसे तलाक ले ली थी, तलाक में 40 लाख रुपए मेरे ऊपर जुर्माना ठोकी थी, वो 40 लाख रुपए क्या हुए तुम्हारे? बोली, साहब कुछ मत पूछिए, क्या हुआ मैं क्या बताऊं, मैं किस हाल में हूं। तो सत्येंद्र जैन कहते हैं कि आओ अच्छा बैठो मेरी गाड़ी में। वो औरत गाड़ी में बैठ जाती है। इतने में दोस्तों चारों तरफ यह बात गूंजने लगती है कि एक सज्जन आदमी एक फॉर्च्यूनर में एक भिखारी को बैठाकर किडनैप करके लेके जा रहा है। कहीं इसके साथ कोई गलत काम तो नहीं करेगा। यह बात पूरे बाज़ार में फैल जाती है। फैलने के बाद पूरे बाज़ारवासी आकर के फॉर्च्यूनर गाड़ी को छेक लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि तुम इस लड़की को कहाँ लेके जा रहे हो? तो सत्येंद्र जैन नहीं बोलते कुछ, वो औरत ही बोल देती है। कहती है कि ये नहीं लेके जा रहे हैं, बल्कि मैं इनके साथ जा रही हूँ, ये मेरे तलाकशुदा पति हैं। तब दोस्तों सारे बाज़ारवासी हट जाते हैं, कहते हैं कि ये पति पत्नी का आपसी मामला है, इसमें हम लोग का दखलंदाजी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद दोस्तों जाम धीरे धीरे हट जाता है, खुल जाता है। उसके बाद सत्येंद्र जैन ड्राइवर को कहते हैं, गाड़ी आगे निकालो। गाड़ी कुछ दूर लेके जाते हैं। जाने के बाद सत्येंद्र जैन कहते हैं कि रूबी, मैं कुछ इमरजेंसी काम के लिए दिल्ली जा रहा हूँ और वो काम करने के बाद मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगा, तुम अपना मुझे पता दे दो। तो रूबी अपना पता दे देती है। पता देने के बाद तो सत्येंद्र जैन कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने जल्द ही आऊँगा। उसके बाद सत्येंद्र जैन दिल्ली जाते हैं। फटाफट अपना काम जो रहता है इमरजेंसी वाला उसको निपटा करके फिर लौटते हैं। लौटने के बाद उसी बताए हुए पते पर सत्येंद्र जैन जी जब जाते हैं, देखते हैं, अब पूछते भी हैं। कहते हैं कि यहाँ पर फला नाम की लड़की जो रहती है कहाँ पर है? तो उसका दरवाज़ा बताते हैं तो दरवाज़ा बंद रहता है, वहाँ पर नहीं रहती है। फिर वह चले आते हैं उसी चौराहे पर जिस चौराहे पर पिछली बार रूबी से मिले हुए थे। वहीं पर देखे तो फिर वही औरतें सब भीख मांग रही थी। उसी मर रूबी भी दिखाई दी। जब रूबी दिखाई दी
तो रूबी को सत्येंद्र जैन ने बुलाया। बुलाने के बाद हाल चाल पूछा। उसके बाद बोले कि तुम अपना कमरा दिखा सकती हो, तुम रहती कहाँ हो? बोली चलिए अच्छा। सत्येंद्र जैन को रूबी अपने कमरे पर लेके जाती है। एकदम कमरा भी भिखारियों जैसा होता है दोस्तों। अब भिखारी का रूम भिखारी ही जैसा होगा, बड़मनई जैसा तो होगा नहीं। एकदम मैला कुचला, एकदम टूटी फूटी झोपड़ी रहती है। उसी में अंदर जब दरवाज़ा खोल के घुसती है, सत्येंद्र जैन भी घुसते हैं तो दंग रह जाते हैं। देखते हैं कि ये एक बेड होता है, बेड के ऊपर सत्येंद्र जैन और रूबी का फ़ोटो होता है। सत्येंद्र जैन जी जब देखते हैं तो कहते हैं रूबी, हमारा तुम्हारा तो तलाक हो चुका है, अब हमारा तुम्हारा कोई वास्ता ही नहीं है। हम अलग तुम अलग, आज इतनी साल हो गया और तुम अभी भी हमारा फ़ोटो लगा के बैठी हो। बोली ये तलाक हमने नहीं लिया था, अपनी मर्ज़ी से ये तलाक हमने नहीं लिया था, ये तलाक मुझसे करवाया गया था। बोले आखिर बात क्या है? तो दोस्तों रूबी कहती है बैठो, मैं सारी कहानी बताती हूँ। उसके बाद दोस्तों रूबी सुनाने लगती है अपनी कहानी। कहती है कि जो मेरे जीजा जी थे वो ही मेरे घर के मालिक थे। हमारे घर वाले, हमारे माता पिता भाई सब हमारे जीजा जी का कहना मानते थे। वो जैसा कहते थे वैसा सब लोग करते थे। और जब आपको देखने गए थे उस समय आप अपने माता पिता के अकेले थे, आपके पास काफ़ी धन दौलत था और जो मीडिएटर होते हैं वो आपके बारे में बताए थे कि इनके पास काफ़ी धन है, ये बहुत बड़े आदमी हैं, रईस आदमी हैं, इन्हीं से अगर शादी हो जाएगी तो ये धन की कमी नहीं होगी। और ऐसा ही होता है कि मेरी शादी आपके साथ हो जाती है। उसके बाद वो लोग मुझे ऐसा चढ़ाएं कि मैं उन लोगों के चढ़ावे में आ गई। चढ़ाने के बाद मैंने आपसे तलाक ले लिया और मैंने कहा कि तलाक में मैं 40 लाख रुपए लूँगी। आपने मुझे 40 लाख रुपए भी दे दिए। वो पैसा जब मुझे मिल गया तो हमारे जीजा जी कहने लगे कि देखो अब तो तुम्हारी तलाक हो चुकी है, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। ऐसा करो कि वो सारा पैसा हमें दे दो और हम तुम्हारे नाम ज़मीन कहीं बनामा करवा लेंगे और अच्छे से बनवा देंगे। उसमें जब तुम रहने लगोगी तो तुम्हारी शादी अच्छे से करवा देंगे। मैं भी अपने जीजा के झांसे में आ गई, सारा पैसा उठा करके उनको दे दी। उसके बाद वो पैसा वो अपना मकान आलीशान बनवा लिए और हमको निकाल दिए। बोले तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं है, तुम जाओ चाहे जहाँ मर्जी वहाँ कहीं जाओ, हम तुम्हारे किसी चीज़ की जिम्मेदार नहीं हैं। उसके बाद दोस्तों मैं इतना रोई कि मुझे पछतावा होने लगा कि काश मेरे पति अगर होते तो ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। मैंने तो इन लोगों के बहकावे में आके तलाक ले लिया। अब करूं तो क्या करूं? तो मुझे कुछ सुझाई नहीं दिया और मैं कुछ औरतों के साथ जाकर के मिल गई जो मांगती खाती थी। उन्हीं के साथ मैं भी भीख मांगने लगी। जो भीख में मिलता था उसी से अपना गुजारा करने लगी। उसी में आप मुझे भरोसा था कि आप मुझे किसी न किसी दिन ज़रूर मिलेंगे, इसीलिए मैं आपके फ़ोटो के हमेशा पूजा करती थी, आपके नाम का सिंदूर पहनती थी। हमेशा यह कहती थी कि हमारे पति परमेश्वर एक दिन हमारे लिए ज़रूर आएंगे। मुझे भगवान पर इतना विश्वास था, इतना भरोसा था कि मुझे भगवान ज़रूर मिलाएंगे।
आवाज़ मिल गई। सत्येंद्र जैन कहने लगे कि अब हमारा तुम्हारा तो तलाक हो चुका है, अब हम तुम्हें कैसे अपना सकते हैं, अब तो भाई सरकारी कागज़ से तुम्हारा तलाक हुआ है। तो रूबी कहती हैं कि जब मैं आपके यहाँ रहती थी मेरी सासू माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, वो कैसी हैं? तो सत्येंद्र जी कहते हैं कि वो कहती हैं कि बहू कब लाओगे, बहू कब लाओगे, कहाँ छोड़ दिया उस बहू को, तुम्हारे के लिए बहुत वो तरसती रहती है। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हमारा तुम्हारा तलाक हो चुका है। लेकिन वो हमने कह दिया कि माँ जल्द ही लाएंगे बहू, चिंता मत करो। तो दोस्तों, सत्येंद्र जैन मोबाइल से फ़ोन, जेब से फ़ोन निकालते हैं, उसके बाद घर पर अपने मम्मी को फ़ोन लगाते हैं। फ़ोन लगाकर कहते हैं माँ बहू मिल गई है। तो सत्येंद्र की जो माँ होती है कहती है बेटा कहाँ है, ज़रा बहू से बात कराओ, तो जल्दी बात कराओ, कहाँ है। तो सत्येंद्र जी रूबी को मोबाइल पकड़ा देते हैं। उसके बाद दोनों सास बहू इतनी बात करती हैं, इतनी बात करती हैं, बात करते करते दोनों रोने लगती हैं। उसके बाद दोस्तों, सत्येंद्र जी का भी मन था कि हाँ मैं इनसे शादी कर लूँ, और रूबी भी क्या सोचती थी कि मैं तो बहुत पछता रही हूँ, अगर ये कह दें कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो मैं तुरंत इनसे शादी करूँगी। अब मुझसे रहा नहीं जाता, बहुत भटके हम, बहुत ठोकर खाएं। तो जो सत्येंद्र की माँ होती हैं कहती हैं कि बेटा बहू को जल्दी घर लेके आओ, मैं तुम लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ। उसके बाद दोस्तों, फॉर्च्यूनर गाड़ी में सत्येंद्र और रूबी दोनों लोग बैठते हैं। बैठने के बाद अपने घर पे आते हैं, देखते हैं तो माँ थाली सजा कर खड़ी रहती है कि हमारे बेटे और बहू कब आएँ, कब उन लोगों की आरती उतारूँ। आते हैं दोस्तों, माँ आरती उतारती है। उसके बाद कहती है बहू अब इस घर से कभी मत जाना, तुम आई थी बहुत ही खुशियाँ ही खुशियाँ थी, जब तुम चली गई समझो हमारे सामने अंधेरा छा गया, कुछ सुझाई ही नहीं दे रहा था। लेकिन तुम आ गई हो, अब हमारे बेटों को कहीं छोड़कर मत जाना। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और इस कहानी को सुनाना किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं। जागरूक बनिए, सतर्क रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए। जो करना है अपने बुद्धि दिमाग से करिए। आपको बिगाड़ने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन बनाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपका घर उजाड़ देंगे, लेकिन बसाएंगे कभी नहीं। अच्छा दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।